नमस्कार, 3 सितंबर की शाम आप है मेरे साथ ZTV रेडियो न्यूज़ पर, जहां देश विदेश की खबरें लेकर के आती हूं मैं रश्मि नेगी बिष्ट। और वक्त है न्यूज़ हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरे अमेरिका भारत सामरिक और साझेदारी फोरम के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस पहुंचे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी। सरकार ने कहा वह संसद के मॉनसून सत्र में आतारांकित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार। और केंद्र ने 7 सितंबर से मेट्रो रेल संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरे अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी फोरम USIPF के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में व्यापार सहित कई क्षेत्रों के सहयोग और विश्व की सप्लाई चेन प्रणाली में भारत की स्थिति पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस 5 दिवसीय शिखर सम्मेलन में शीर्ष स्तर के राजनीतिक वरिष्ठ अधिकारी, व्यापार जगत से जुड़ी विशेष व्यक्ति भाग ले रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन का विषय है US इंडिया वीक नेविगेटिव न्यू चैलेंजेस। इनमें कई विषय शामिल किए गए हैं, जैसे एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने में भारत की संभावनाएं, भारत के गैस बाजार में अवसर, भारत में FDI आकर्षित करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तकनीकी क्षेत्र में समान अवसर और चुनौतियां, भारत प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक मुद्दे और सार्वजनिक स्वास्थ्य में नवाचार। अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी फोरम एक गैर लाभकारी संगठन है जो भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी के लिए कार्य करता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने सोमवार को सप्ताह भर के सम्मेलन को संबोधित किया था। विदेश मंत्री S जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी सम्मेलन को संबोधित कर चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं। इस सम्मेलन में कल संगठन के सभी 8 सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों द्वारा आतंकवाद और अतिवाद तथा इनसे एकजुट होकर निपटने के तौर तरीकों सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के बारे में विचार विमर्श किए जाने की संभावना है। राजनाथ सिंह रूस के रक्षा मंत्री जनरल सेंग शोइगु के निमंत्रण पर इस सम्मेलन में भाग लेने गए हैं। 3 दिन की इस यात्रा में वे सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO और रूस से अलग हुए स्वतंत्र देशों के संगठन CIS की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि वे रूस के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय सहयोग तथा आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। श्री राजनाथ सिंह की इस साल जून के बाद दूसरी मॉस्को यात्रा है। 24 जून को मॉस्को में विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इस परेड का आयोजन द्वितीय विश्व युद्ध के नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की 75वीं वर्षगांठ पर किया गया था। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत पहली बार शीर्ष 50 देशों में शामिल होने की सफलता मिली है। यह सूचकांक कल जारी किया गया था। 2019 के मुकाबले 4 स्थानों का उछाल लगाते हुए भारत की रैंकिंग 48 दर्ज हुई है। केंद्र सरकार ने कहा कि सभी सरकारी कैलेंडर, डायरी और ऐसी अन्य सामग्रियों का प्रकाशन बंद कर दिया जाएगा और यह डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेंगी। सभी मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अब डिजिटल या ऑनलाइन तरीका अपनाएंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सभी क्षेत्रों में ई-बुक्स के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। किसी भी मंत्रालय और विभाग में आने वाले वर्ष के दौरान कैलेंडर, डेस्कटॉप कैलेंडर, डायरी, अन्य सामग्री का प्रकाशन नहीं होगा। आवास और शहरी मामलों में मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मेट्रो रेल सेवाएं बहाल किए जाने के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मेट्रो रेल का परिचालन इस महीने की 7 तारीख से चरणबद्ध तरीके से शुरू होने जा रहा है। 12 सितंबर तक सभी मेट्रो पर सेवाएं चालू कर दी जाएंगी। शुरू में रेल सेवाएं कुछ अंतराल पर चलाई जाएंगी, जिन्हें धीरे धीरे बढ़ाते हुए 12 सितंबर तक पूर्ण स्तर पर पहुंचा दिया जाएगा।
पहले चरण में मेट्रो सेवाएं 2 शिफ्टों में उपलब्ध रहेंगी। कंटेनमेंट जोन में स्थित मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने परीक्षाओं के दौरान कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। इन मानकों के अनुसार कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना, साबुन से हाथ धोना और सैनिटाइजर का उपयोग करना शामिल है। मानदंडों को ध्यान में रखते हुए संस्थानों में परीक्षा के लिए बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कमरे की क्षमता होनी चाहिए। परीक्षा हॉल और अन्य सामान्य क्षेत्रों में परीक्षा से आए और बाद में हर बार की सफाई और सैनिटाइजेशन किया जाएगा। मुंबई के नजदीक पर्यटन के लिए लोकप्रिय स्थल माथेरान को कल पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। इस हिल स्टेशन को कोविड-19 के कारण देश में लॉकडाउन होने से मार्च महीने में बंद कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में खेल प्रशिक्षण शिविरों की शुरुआत 1 अक्टूबर से होगी। यह शिविर अगले साल मार्च तक चलते रहेंगे। इन खेल प्रशिक्षण शिविरों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को खेलो इंडिया ऐप पर रजिस्टर कराना होगा। इसके साथ पूरे प्रशिक्षण सत्र के दौरान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सामाजिक दूरी को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना भी आवश्यक होगा। सामान्य तौर पर प्रदेश में खेल प्रशिक्षण शिविर अप्रैल से शुरू होकर जनवरी तक आयोजित होते थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष यह आयोजन नहीं हो सके। प्रदेश के खेल मंत्री ने कहा कि इसीलिए खेल प्रशिक्षण शिविरों के कैलेंडर को मार्च तक बढ़ा दिया गया है, ताकि न केवल खिलाड़ियों को अतिरिक्त समय मिल सके, बल्कि प्रशिक्षकों को भी पर्याप्त समय और भत्ता मिल सके। खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में मौजूद अखाड़ों और व्यायामशालाओं का पुनर्द्वार कर रही है और शहरी और ग्रामीण इलाकों में मौजूद स्टेडियम और मिनी स्टेडियम के दर्जे में बढ़ोतरी कर रही है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान को लागू करने के लिए गुजरात और छत्तीसगढ़ को एक साथ जोड़ा गया है। दोनों राज्यों के लोग एक दूसरे की कला, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य और परंपराओं को समझने के लिए विभिन्न गतिविधियों में शामिल हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर क्षेत्र और परिसर के रूपरेखा और नक्शे को शुल्क का भुगतान कर दिया है। इस सिलसिले में अयोध्या विकास प्राधिकरण को 2,11,33,184 रुपए का भुगतान RTGS के माध्यम से किया गया। ओडिशा सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्नातक और स्नातकोत्तर की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए 30 सितंबर तक की समय सीमा 10 दिन और आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है। राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और स्वायत्त महाविद्यालयों के प्रमुखों की बैठक में 30 सितंबर तक परीक्षा कराने में होने वाली कठिनाइयों पर विचार के बाद आयोग से अनुरोध का निर्णय लिया गया। और बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए 6 सदस्यों वाला दल कल 3 दिन के दौरे पर पटना पहुंचा। इस दल में गृह, कृषि और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZA TV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।